नमस्कार बच्चों, आज हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे थे। स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ, ये तीन चीज़ सीखे थे। आज हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ खींचेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो जैसा कि हुक्स लॉ के अनुसार हम लोग सीखे थे कि फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखें तो स्ट्रेस बराबर, अगर हम ये बाई यंग मॉड्यूलस हो गया इनटू स्ट्रेन, ये वाला इक्वेशन, तो हम एक स्टील वायर लेते हैं और उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस यानी कि बाई एक्सिस के ऊपर हम लोग जनरली, चूँकि वर्टिकल डायरेक्शन में बाई एक्सिस को लेते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, स्ट्रेस को, और हॉरिजेंटल एक्सिस पर क्या ले लेते हैं, स्ट्रेन को। ठीक है, क्लियर है। तो कर्व जो हमारा आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो मोर और लेस ऐसा कुछ आता है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये फिर इस तरह का कर्व आता है। किस तरह का कर्व आता है, इस तरह का कर्व आता है। एक्सपेरिमेंटली ये क्या, एक्सपेरिमेंटली जब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ये इस तरह का कर्व। अब इस पर कुछ पॉइंट हम दे देते हैं, इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। इसको पॉइंट ए दे दो, यहाँ पर पॉइंट बी दे दो, यहाँ पर पॉइंट सी दे दो, और इसको पॉइंट डी दे दो। सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, सबसे पहले इस ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, कि इस पॉइंट ए तक ग्राफ कैसा है बेटा, पॉइंट ए तक ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रॉम ओ टू पॉइंट ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्यों भाई, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। अगर ओरिजिन से ग्राफ पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन का, यह स्ट्रेट लाइन का के मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बेटा। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो सी यहाँ फिर क्या हो जाएगा, जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ाए हैं, देख लीजिए वीडियो। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, एम एक्स। यहाँ चूँकि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है, तो सिग्मा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एम आई इंटू ये। बस समझ में आ रही। यानी कि ओ से पॉइंट ए तक हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्पष्ट है। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी क्या, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। बात समझ में आ रही है, नहीं बुझा रहा। फ्रॉम पॉइंट ए ओ टू ए जो ग्राफ है हमारा वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। यानी कि जो हुक साहब का लॉ है, हुक्स लॉ क्या है बताओ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, सिग्मा बराबर बाई इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो, अगर हम ओ से ए तक ही विचार करें, अभी आगे नहीं बढ़ें, तो इसका जो स्लोप होगा, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है स्ट्रेन एक्सिस के साथ, तो इसका टैन यानी कि एम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, होगा ना। और अगर हम ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें बेटा,
यहाँ m नहीं होगा, यहाँ y ना होगा बेटा जी। तो y बराबर m बराबर हमारा क्या आएगा, अगर हम कंपेयर करें तो m बराबर क्या आएगा, y आएगा। यानी कि जो पोर्शन स्ट्रेट लाइन है ग्राफ का, उसका स्लोप इज एक्चुअली यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि अगर हमको ग्राफ दे दे और इस तरह से कहे ये स्ट्रेन और ये हमारा स्ट्रेस है बबुआ, और ये यहाँ के बाद ऐसे कुछ है ग्राफ इस तरह से, और बोले कि ये जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो पूछे कि आप यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हाट इज y इज इक्वल टू व्हाट। हाँ, क्या हो जाएगा भाई, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, सीधा सीधा नहीं हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं A से B तक का। अब O से A तक का क्या है, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट A को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं बेटा, पॉइंट A को प्रोपोर्शनल लिमिट। तो पॉइंट A क्या हो गया हमारा, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, तो O से A तक का क्या है, हुक्स लॉ को मटेरियल क्या करता है, फॉलो करता है। हमारा ये पॉइंट A क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट B तक। यहाँ से यहाँ तक तो प्रोपोर्शनल है भैया। A से B तक, A से B तक अगर फिर स्ट्रेस हम बढ़ाए, स्ट्रेन भी बढ़ा, लेकिन A से B तक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि A से B तक हुक लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन ये पॉइंट B के पास ले जा करके अगर हम एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस को अगर हम जीरो कर दें, तो ये अपना ओरिजिनल डायमेंशन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पर ले जा करके अगर हम छोड़ दें एक्सटर्नल फोर्स को, तो रीस्टोरिंग फोर्सेस को क्या कर लेगा, इलोंगेशन इसका क्या कर देगा, जीरो कर देगा। या फिर चेंज इन जो डायमेंशन हुआ है उस मटेरियल का, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पॉइंट बी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो इलास्टिक लिमिट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिक लिमिट, या इसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक मामला। अब देखिए ध्यान रहे, ए से बी तक हुक लॉ तो ऑल्दो फॉलो नहीं करता है, लेकिन जो उसका प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी का, वो उसको फुल्ली फॉलो करता है। बी के पास ले जा करके यहाँ अगर हम कहें सिग्मा, ये प्रोपोर्शनल है ना, सिग्मा पी, और यहाँ पर में अगर हम कहें यील्ड पॉइंट है, तो इसको ले लें सिग्मा वाई करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को। तो अगर सिग्मा वाई इस पॉइंट बी पर के बाद अगर इसको हम सिग्मा वाई को जीरो कर दें, यानी कि स्ट्रेस को अगर हम जीरो कर दें, तो ये अपना ओरिजिनल डायमेंशन को गेन कर लेगा। अब बी के बाद अगर मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पॉइंट एफ पर ले गए स्ट्रेस को, देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा कम भी है, धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है स्ट्रेस, एफ पर ले जाके अगर छोड़े, तो हमारा जो ये मटेरियल है, इसका जो लेंथ है या फिर जो डिफॉर्मेशन हुआ, सर्टेन डिफॉर्मेशन इसमें परमानेंट रह जाएगा। कहने का मतलब अगर एफ के पास छोड़ेंगे तो ये यहाँ नहीं आकर के हो सकता है कि इसमें कुछ स्ट्रेन, इतना सा स्ट्रेन इसमें क्या रह जाए, परमानेंट रह जाए इतना सा। ये क्या है हमारा, परमानेंट स्ट्रेन रह गया, जबकि स्ट्रेस हमारा क्या कर दिए, जीरो, लेकिन फिर भी स्ट्रेन हमारा कुछ रह जाएगा। यानी कि बी के बाद ये इलास्टिक प्रॉपर्टी अपना क्या कर देता है बेटा, खो देता है। मटेरियल क्या करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी अपना खो देता है, मतलब पार्शियली इलास्टिक हो जाता है। परफेक्टली इलास्टिक नहीं रह जाता, बल्कि पार्शियली इलास्टिक हो जाता है। कुछ तो अपना डायमेंशन गेन कर लेता है, लेकिन कुछ उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है। अगर इसके बाद फर्दर बढ़ाते जाएं तो एक पॉइंट आता है सी, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्ट्रेस को हटा भी लें, इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा यू से रिप्रेजेंट करते हैं करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को। अगर इसके बाद हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा भी लें, या फिर यू कहे कि इसके बाद स्ट्रेस घट भी गया,
लेकिन पॉइंट डी तक मटेरियल पहुंच जाता है, दिस पॉइंट डी इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट डी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। यानी कि सी के बाद सबसे पहले तो इलास्टिक प्रॉपर्टी इसका गया, दूसरा सी के बाद ऑटोमेटिक कहें कि स्ट्रेस को आप घटा भी दिए तो भी ये क्या होगा, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेन आएगा। और स्ट्रेन आएगा, थोड़ा सा आएगा कि ज़्यादा आएगा ये कहना मुश्किल है। स्ट्रेन आता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डी पर जा करके क्या होगा, मतलब सी के बाद अगर स्ट्रेस को हम घटा भी लें तो भी स्ट्रेन क्या है, बढ़ गया है, और डी पर आकर के वो क्या कर जाता है, मटेरियल ब्रेक कर जाता है। क्या कर जाता है? मटेरियल ब्रेक कर जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक मामला? अब इसमें एक दो चीज़ सीखना है। अब देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा अगर आप दो बुक पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी और एचसी वर्मा। तो एचसी वर्मा सर बोले हैं कि अगर बी और सी के बीच का गैप, बी क्या है बेटा? इलास्टिक लिमिट। ये क्या है? इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। और ये सी क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो बी और सी नहीं कह के वो बी और डी के बीच का डिस्टेंस वो बोलते हैं। बी डी क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट। अगर बी और डी के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो वैसे मटेरियल को लिखते हैं कि क्या बोलते हैं? डक्टाइल मटेरियल। कैसा? डक्टाइल। ठीक है, या फिर इसको टेंजाइल भी कह सकते हैं आप। और अगर बी और डी के बीच का गैप बहुत कम है तो उसको बोलते हैं ब्रिटल, मतलब तुरंत टूट गया वो। क्या हो गया बेटा? इलास्टिक लिमिट के बाद वो तुरंत टूट गया। अब यही आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो वो कहता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का गैप अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डक्टाइल या टेंजाइल मटेरियल। जबकि अगर इन दोनों के बीच का गैप क्या है? बहुत कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल माने इलास्टिक लिमिट के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर थोड़ा सा भी फोर्स हम बढ़ाए तो मटेरियल क्या कर गया? ब्रेक कर गया। क्या कर गया बेटा? ब्रेक कर गया। और अगर इसके बाद हम फोर्स को क्या किए? बढ़ाए, मतलब स्ट्रेस को अगर बढ़ाए और यहाँ से यहाँ ज़्यादा गैप अगर रहा, ये जो लेंथ है बी से सी के बीच का, ये गैप ज़्यादा है, तो उस तरह के मटेरियल को क्या बोलेंगे हम लोग? डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद अगर स्ट्रेस हम बढ़ाएंगे तो जल्दी नहीं टूटेगा, बल्कि स्ट्रेस बढ़ाते जाइए, एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पर आकर के टूटेगा। और ये जो गैप है हमारा क्या है? स्ट्रेन जो है ज़्यादा होगा। किस केस में? डक्टाइल या टेंजाइल मटेरियल के केस में। और स्ट्रेन जो है बी और डी के बीच, ये जो स्ट्रेन है ये कम होगा ब्रिटल मटेरियल के लिए। दोनों में थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट में गड़बड़ी है। और मेरे अनुसार एचसी वर्मा सर जी जो लिखे हैं वही करेक्ट हमको लगता है कि इलास्टिक लिमिट के बाद, समझ रहे हैं, इलास्टिक लिमिट के बाद ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है, इन दोनों के बीच का गैप अगर ज़्यादा हो तो मटेरियल क्या होगा? डक्टाइल होगा। और अगर कम हो तो मटेरियल क्या होगा? ब्रिटल होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एक दो को प्रॉब्लम ले लेते हैं। बच्चों एक चीज़ और है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कि अगर हम किसी वल्केनाइज्ड रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करें, अब ये हमारा स्ट्रेस हो, तो उसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप कहिएगा सर ये तो प्रोपोर्शनल कहीं नहीं है, लेकिन ये इलास्टिक हर जगह है। कहने का मतलब यहाँ पर फॉर वल्केनाइज्ड रबर, फॉर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहने का मतलब इलास्टिक तो है ये, इलास्टिक कहने का मतलब कि अगर मान लिया यहाँ तक हम स्ट्रेस को यहाँ तक ले गए, कितना तक? इतना तक। करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या है? इतना है ना। तो इतना के बाद अगर हम इसको छोड़ दें तो ये ओरिजिनल अपना डायमेंशन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट देयर इज नो
प्रोपोर्शनल पोर्शन, मतलब ये इलास्टिक पोर्शन है। मतलब यूँ कहे कि उस ग्राफ को अगर यहाँ पैरेलल हम दिखाएं, ये इलास्टिक लिमिट, ठीक है, ये यहाँ ए बी, यहाँ सी, ये फ्रैक्चर पॉइंट, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये पॉइंट है ये इसमें है ही नहीं, और ए से बी का जो पोर्शन है सिर्फ वही है इसमें। मतलब आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओ, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब अगर 1 मीटर का कोई रबर है, 1 मीटर लेंथ का, तो उसको आप 10 गुना 12 गुना आप उसको खींच के बढ़ा सकते हैं, और जब छोड़िएगा तो फिर से वो कितना मीटर का हो जाएगा बेटा? 1 मीटर का हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको रीट्रेस करते हैं इस ग्राफ को, तो इसका जो कर्व आता है, जैसे कि अब घटाने लगे स्ट्रेस को, तो स्ट्रेन भी घटेगा। तो ये जो पाथ फॉलो करता है, इसको नहीं फॉलो करके ये पाथ फॉलो कर लेता है। बात समझ में आ रही है? पाथ कौन सा फॉलो कर लिया बेटा? ये पाथ नहीं फॉलो करके ये पाथ रिट्रेस कर लेता है, ठीक है। यानी कि अगर हम वर्क कैलकुलेट करें टू इलोंगेट द रबर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, तो बैक जब हम अपना क्या उसको बोलते हैं, मतलब जब हम अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है आप देख रहे हैं कम हर पॉइंट पे। जैसे अगर हम लोग ये एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ के लिए स्ट्रेन क्या है, इस स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस यहाँ क्या है, ये है, जबकि यहाँ स्ट्रेस क्या है, ये है, दिख रहा है आपको। इस स्ट्रेन के लिए अगर हम इलोंगेट कर रहे हैं तो स्ट्रेस हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है, जबकि जब ये अपना ओरिजिनल लेंथ को गेन कर रहा है तो सेम स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है। यानी कि करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो है कम है। यानी कि हम जितना वर्क किए उसको इलोंगेट करने में, तो जब वो रबर अपना ओरिजिनल शेप को गेन किया तो रबर के द्वारा जो वर्क हुआ उससे कम हुआ। ये बात समझ में आ रही है? मतलब बेटा रबर को खींचने में मेरे द्वारा कुछ तो वर्क किया गया होगा, लेकिन जब हम छोड़ दिए तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको क्या किया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब हम हटा लिए तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको क्या किया, उसको ओरिजिनल शेप में ला रहा है। धीरे 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 क्या, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस स्ट्रेन के लिए अगर यहाँ पर हम ε1 ले स्ट्रेन, तो यही स्ट्रेन ये भी है। लेकिन जब हम इलोंगेट कर रहे थे तो करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस यहाँ σ1 था, जबकि यहाँ पर क्या है, σ1 डैश है। और देख रहे हैं आप σ1 इज ग्रेटर देन σ1 डैश, यानी कि सेम स्ट्रेंथ पर लाने के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है वो कम लग रहा है। यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, और चूंकि ये मटेरियल कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है, ओरिजिनल शेप अपना गेन करेगा ही, तो सेम अमाउंट से इलोंगेट करने के लिए और सेम अमाउंट से फिर उसको ओरिजिनल शेप गेन करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, वो कम है। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वर्क जो होगा कम करना पड़ेगा। अगर W हम मान लें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क, और WREST मान ले रीस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वर्क, तो WE एक्सटर्नल माइनस W, ये एक डेल्टा W गैप रह जाता है। हम वर्क किए इतना, रीस्टोरिंग फोर्स वर्क किया इतना, तो बाकी का वर्क गया कहाँ, बाकी का वर्क कहाँ गया, तो बाकी का जो वर्क है दैट अपीयर्स एज हीट, उसको हम लोग इलास्टिक हिस्टैरिसीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिक हिस्टैरिसीस। ये जो एक्स्ट्रा वर्क स्टोर हुआ इस रबर के द्वारा, इसको बोलते हैं इलास्टिक हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस हम इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाएंगे, लॉसेस में, कोर लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, ये सब हम
पढ़ाएंगे उसमें भी, ठीक है। अभी बस जानिए इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। अब नेक्स्ट इसमें हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं कि हम क्या लिए, एक स्टील वायर ले लिए, क्या लिए, एक स्टील वायर ले लिए, और इसमें मान लेते हैं कि इसमें हम कोई वेट W लटका दिए, या फिर वेट उट को हटाइए, इस ढंग से समझते हैं। इसके ऊपर अब हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बेटा, फोर्स लगा रहे हैं। इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, इलोंगेशन होगा। बात समझ में आ रही है। तो हम उस पॉइंट पर जब इसमें सर्टेन इलोंगेशन हो चुका है, इस वायर में क्या हो चुका है, सर्टेन इलोंगेशन, मान लेते हैं कि इलोंगेशन इसमें कितना हो चुका है बेटा, एक्स लेंथ से हो चुका है। इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है बेटा, L है, मान लेते हैं। तो जब एक्स इलोंगेशन हो चुका है तो स्ट्रेस, या इसको आप फोर्स से ले लो, फोर्स हम लगा रहे हैं, तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, बाई आई इंटू एक्स बटा एल, ठीक है। यानी कि इसमें जो फोर्स कहें या टेंशन कहें जो डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा, बाई एक्स ए बटा एल, ठीक है। अब उसके बाद dx से अगर हम लेंथ इंक्रीज इन लेंथ dx से करें, ये क्या है, अभी इसका इंक्रीज इन लेंथ है, इसके बाद अगर हम dx से और लेंथ को इंक्रीज करें तो वर्क कितना करना पड़ जाएगा इसको करने के लिए, एफ इंटू डी एक्स, तो बराबर हो जाएगा बाई ए बट्टा एल, बाई ए बट्टा एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है। और अगर हम टोटल इंक्रीज इन लेंथ हम डेल्टा एल मान लें तो उसके लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर के डेल्टा एल, या एल ले लो आप, उसको एल ले लो, एल तक। तो ये क्या हो जाएगा आंसर भैया, वर्क डन कितना करना पड़ जाएगा, तो बाई ए बटा एल आई इंटू एल स्क्वायर बटा 2, यही तो होगा, यही हमारा वर्क करना पड़ जाएगा। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। तो इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बेटा, हाफ इंटू बाई ए बटा एल इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। ये तो फॉर्मूला हमारा हो गया, जहाँ एल क्या है, इलोंगेशन हो गया, एल कैपिटल एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई एम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको ऐसे भी देखो आप लिख सकते हैं, हाफ इंटू क्या करेंगे हम लोग बताइए, स्ट्रेस एफ बाई ए बराबर क्या होगा, स्ट्रेस, और स्ट्रेस बराबर क्या होता है, बाई इंटू एल बाई एल, तो बाई इंटू एल बाई एल, ऐसे लिखें इसको, बाई इंटू एल बाई एल, ये स्ट्रेस है हमारा, बाई इंटू एल बाई एल आई इंटू एल, है ना, यही ना हो गया जी, आई इंटू ए, क्या नहीं हो गया, बाई इंटू एल बाई कैपिटल एल इंटू ए इंटू एल। तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू, इसको लिख देंगे अब हम लोग स्ट्रेस, ये क्या है हमारा स्ट्रेस से है ना, इंक्रीज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन इंटू ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो यही ना हमारा स्ट्रेस है। तो ये हो गया इंटू एल ए, हाँ एल ए, तो इसको क्या करिए, एल से डिवाइड कर दीजिए, एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रेन, ये जो टर्म है हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रेन इंटू ए इंटू एल, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम।
तो इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हाफ इंटू अ स्ट्रेस इंटू अ स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द क्या वायर। इसको ऐसे ही हम याद रखते हैं, आप लोग भी ऐसे याद रखिएगा, हाफ इंटू अ स्ट्रेस इंटू अ स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। अगर आपसे पूछ दे कि एनर्जी अथी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा हाफ इंटू अ स्ट्रेस इंटू अ स्ट्रेन, ये हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। बात समझ में आ गई। ये छोटा सा चीज़ है, बोर्ड वगैरह पे इसका डेरिवेशन कभी कभार आ जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा क्या रखिएगा, दिमाग में इसको रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन के कारण स्ट्रेस। तो छोटा सा चीज़ है बेटा, उसमें थोड़ा सा एक इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज के कारण किसी मटेरियल का लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। कितना से इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन लेंथ जो होता है ये बराबर होता है अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, एल क्या है तो ओरिजिनल लेंथ है, अल्फ़ा क्या है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, इतना सा आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर एक दो और प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब बैटरी भी एकदम लो हो रहा है। चलिए बच्चों, अब एक सवाल ले लेते हैं। कहता है कि ए यूनिफॉर्म हेवी रोड ऑफ वेट डब्ल्यू, स्क्रीन पर हम लगा देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट, यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड इज कैपिटल वाई, नेग्लेक्ट द लैटरल कॉन्ट्रैक्शन, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द रोड। समझिएगा जरा सा इस सवाल को। कहता है एक रोड है, अरे भाई इतना मोटा काहे हो गया ये, ये लटक रहा है रोड। कहता है यूनिफॉर्म हेवी रोड ऑफ वेट डब्लू, इसका वेट क्या है डब्लू, लेंथ क्या है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और यंग मॉडुलस वाई, लेंथ एल एंड हैंगिंग फ्रॉम फिक्स्ड यंग मॉडुलस, नेग्लेक्ट द लैटरल कॉन्ट्रैक्शन, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द रोड। मतलब अपने ही वेट के कारण इसमें कितना इलोंगेशन होगा, ये हम लोगों को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग हुक्स लॉ को लिखते हैं। क्या है हुक्स लॉ, एफ बाई ए इज इक्वल टू बाई इंटू डेल्टा एल बटा एल, है ना। तो हमारा अगर स्मॉल इलोंगेशन निकालना हो तो स्ट्रेस बटा बाई, यही ना होगा। इलोंगेशन क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसके डिफरेंट सेक्शन पर बेटा टेंशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए एफ हमारा फिक्स नहीं है। ये कैपिटल एल, इसका एल टोटल लेंथ है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई यंग मॉड्यूलस, लेकिन ये एफ फिक्स यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर से या नीचे से, चलो ऊपर से ही ले लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पर हम क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट्री लेंथ ले लेते हैं dx, ठीक है। तो नीचे से यहाँ पर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स, बहुत एलिमेंट्री लेंथ में लिया है, l माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछा जाए ये जो हम एलिमेंट लिए हैं इसके ऊपर टेंशन कितना है, तो कितना हो जाएगा बेटा, नीचे का जो ये पोर्शन है इसके कारण जो होगा, इसके वेट के कारण ही जो टेंशन होगा वही वहाँ टेंशन हो जाएगा। एफ के जगह पर हम टेंशन, यानी कि एफ जो हमारा हो जाएगा वेट पर यूनिट लेंथ इंटू इतना सा लेंथ एल माइनस एक्स, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। एल माइनस एक्स ये हमारा
हो गया, और नीचे ए इंटू वाई है इंटू कैपिटल एल क्या है बेटा, तो यहाँ कैपिटल एल जो हमारा है ये लेंथ है, तो इस पॉइंट पर हमारा टेंशन कितना है, तो इतना है। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट्री हम लेंथ लिए हैं dx, इसमें इलोंगेशन कितना हो जाएगा बाबा, तो वो कितना हो जाएगा, ये टेंशन अगर हम कहें dl अगर इलोंगेशन हो इसमें, इस dx लेंथ में, समझिएगा ज़रा सा, तो f बटा a बाई एफ यानी w इंटू एल माइनस एक्स बटा एल, ठीक है। तो ये f हो गया बटा a इंटू बाई इंटू एल के जगह पर यहाँ क्या लेंगे, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे, आप तो कैपिटल एल पहलियाँ ले लिए, इसको कैपिटल एल नहीं लेकर के बेटा, इसको आप एल ले लो, आप क्या ले लो, आप एल ले लो आप, ठीक है। तो ये कैपिटल एल जो है हमारा यहाँ पर क्या लेंगे, dx लेंगे। थोड़ा कंफ्यूज कर गया हूँ कि सिंबल हम थोड़ा सा अटपटा ले लिया, जैसे ये हमारा स्ट्रेस हुआ बराबर ये हमारा यंग मॉड्यूलस हो गया, ये हमारा क्या है, इलोंगेशन है, तो हम यहाँ इलोंगेशन निकाल लिए, एफ एल बटा ए वाई हो जाएगा। एल नहीं लेकर के आप यहाँ पर स्मॉल एल ले लो, ये ओरिजिनल लेंथ है हमारा। अब हम इस dx जो एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर किए हैं, इसका dx लेंथ में इलोंगेशन कितना होगा वो लेंगे। तो यहाँ l के जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, dx पुट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें हम इलोंगेशन निकाल रहे हैं इस dx लेंथ में, तो इसमें हम dx पुट कर दिया बटा एल ए बाई, बाकी तो जो जैसे था वैसे ले ही लिया, ठीक है ना। ये कैपिटल एल क्या लिए थे भाई, डेल्टा एल क्या है, तो इलोंगेशन स्मॉल इलोंगेशन एफ बटा ए बाई, एल कहाँ से आ गया, नहीं ना, एल कहाँ से आ गया भाई, ए बाई इलोंगेशन हमारा जो ओरिजिनल लेंथ है वो, हाँ ठीक। अब अगर टोटल इलोंगेशन हमसे कहा जाए, इसको अगर डेल्टा एल माने, दोनों तरफ मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं अब हम, तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक x को लेंगे, x यहाँ 0 से लेकर के l तक चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा इलोंगेशन हमारा, w बटा ए बाई, हो जाएगा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, इंटीग्रेट कर दिए बेटा, तो ये हो जाएगा w बटा ए बाई एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बटा 2, तो ये एल स्क्वायर बटा 2 क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटा 2, यानी कि हाफ w एल स्क्वायर बटा, यही हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हमने ना किए हैं। ये हमारा इलोंगेशन है f इंटू ये ओरिजिनल लेंथ हो गया, और डिवाइडेड बाई a इंटू बाई, है ना, ठीक तो है, ये बाई है, यही हमारा इलोंगेशन हो जाएगा 1 बटा 2 w एल स्क्वायर बटा ए बाई। W बटा ए स्ट्रेस इक्वल टू बाई इंटू स्ट्रेन, अरे रे रे, ये तो एल स्क्वायर थोड़ा सा डायमेंशनली हमको लग रहा है, ये जाइए एक सेकेंड बेटा, एफ बाई ए बराबर बाई इंटू डेल एल बटा एल, डेल एल जहाँ हमारा इलोंगेशन हो गया, एल इसका ओरिजिनल लेंथ है, तो dx लेंथ में इलोंगेशन कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ dx हम कंसिडर करें हैं, तो डेल्टा एल बराबर एफ एल बटा ए वाई, तो f कितना है, यहाँ पे f कितना है, ये l आएगा ना यहाँ पर, f बराबर है w बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, हाँ w बाई एल इंटू एल माइनस एक्स,
आई इंटू डी एक्स बटा ए वाई। हाँ बेटा ये एल हट जाएगा, वही डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रहा था। अब ठीक है, ये स्ट्रेस हुआ और इज इक्वल टू अस्टेन डेल एल बटा एल आई इंटू बाई, बाई बाई खत्म होगा, अब लेंथ का डायमेंशन है, ये हमारा इलोंगेशन हो जाएगा बेटा। यहाँ ये छूट गया था बेटा, ये एल छूट गया था, ठीक है, और इसमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे, स्ट्रेस ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। अब क्या बताएंगे आपको, स्ट्रेस ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। देखिए रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ चलिए हो रहा है। देखिए इमेजिन करिए कि एक हम क्या लिए, एक स्टील रोड लिए। अभी रोड कोई भी मटेरियल का हो सकता है बेटा, कोई जरूरी नहीं है स्टील रोड। इधर हम फिक्स कर दिए इसको और इधर भी हम एक वॉल ले लिए। क्या ले लिए बेटा, वॉल ले लिए। मान लेते हैं इसके इस एंड और इसके बीच का जो ये गैप है ये डेल्टा एल है, ठीक है। अब अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर हम इस रोड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इस रोड में इलोंगेशन कितना हो जाएगा, मतलब अगर थर्मल फिजिक्स के भाषा में बोले तो थर्मल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, डेल्टा एल बराबर क्या हो जाता है, अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कैपिटल एल इसका ओरिजिनल लेंथ है और डेल्टा टी इसका इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर डेल्टा टी से हम इसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंक्रीज इन लेंथ इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एल और डेल्टा टी हो जाएगा। अब अगर ये वाल इससे एकदम सटा हुआ हो तो इतना जो ये एक्सपेंशन करता, लीनियर एक्सपेंशन करता, वो एक्सपेंशन इसका क्या होगा, नहीं होगा। मतलब दीवार को तो धक्का मुक्का देगा, दूर नहीं ना कर देगा। तो मतलब ये क्या चीज़ में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस कहने का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, नहीं समझे। ये चाहेगा इसको पुश करके बाहर करना, लेकिन दीवार तो फिक्स है, तो ये क्या करेगा, दीवार इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और ये इसके कारण इसके अंदर क्या डेवलप करेगा, क्या डेवलप करेगा, स्ट्रेस डेवलप करेगा, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा, मतलब स्ट्रेस डेवलप करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस इसके ऊपर डेवलप करेगा। अब स्ट्रेस बराबर होता क्या है, तो बाई इंटू डेल्टा एल बटा एल। अब डेल्टा एल हमारा कितना आ गया, ये आ गया बेटा। तो बाई इंटू डेल्टा एल के जगह पर हम लोग लिख देंगे अल्फ़ा एल डेल्टा टी या बटा एल। एल ख़त्म हो गया तो बाई इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी, ये हमारा स्ट्रेस डेवलप करेगा। अगर कब इतना डेवलप करेगा, अगर ये वाल इसके साथ क्या हो, सटा हुआ हो। लेकिन अगर सटा हुआ नहीं है, डेल्टा एल लेंथ का स्मॉल एल यहाँ लिए, डेल्टा एल लेंथ का अगर गैप है, ठीक है, और इसका एक्सपेंशन कितना हुआ है, डेल्टा एल हुआ है, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज के कारण। तो एक्चुअल में अगर ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल जो है अगर लेस देन ये डेल्टा एल बेटा, ये गैप हम रखे हैं, ये वाल और इसके बीच, अगर ये लेस है तो इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा। अगर डेल्टा एल ग्रेटर देन ये स्मॉल डेल्टा एल है, तब तो फिर इसको इंक्रीज करना था, लेकिन चूंकि आगे में वाल है तो उतना से इंक्रीज नहीं करेगा। तो हमारा जो एक्चुअल में कितना लेंथ से इंक्रीज करेगा, मतलब कितना ये इंक्रीज करता जो कि नहीं किया है। तो बताइए कितना से इंक्रीज करता जो कि इंक्रीज नहीं किया है, डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल, इसको आप डेल्टा इतना से ये और इंक्रीज करता लेकिन इंक्रीज नहीं करने दिया कौन, ये वाल। तो इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप करेगा बेटा, सिग्मा डैश डेल्टा एल डैश लेंगे। डेल्टा एल डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो बाई इंटू अल्फा, बाई इंटू
डेल्टा एल यहाँ इसके जगह पर क्या लेंगे, कितने के कारण स्ट्रेस डेवलप किया, तो यहाँ डेल्टा एल डैश ले लेंगे बटा कैपिटल एल ले लेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एल हमारा क्या अल्फा एल डेल्टा टी माइनस डेल्टा एल ये हमारा गैप डिवाइडेड बाय ये कोई फॉर्मूला मत समझिएगा, ये हम आपको एक्सप्लेन कर दिए कि ये यूज करिएगा। अगर पहले से ही कुछ गैप दिया हुआ है और गैप जो है लीनियर एक्सपेंशन के कारण जो एक्सपेंशन होगा उससे ज़्यादा है, वो स्ट्रेस डेवलप ही नहीं करेगा। अगर उससे कम है वो स्ट्रेस डेवलप करेगा। इतना लेंथ के लिए स्ट्रेस डेवलप करेगा तो उसमें से उसको घटा देंगे। जैसे लीनियर एक्सपेंशन इतना का हुआ और इतना गैप है तो जो इतना इंक्रीज या लेंथ करता जो कि नहीं हुआ, डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल डैश हो गया, वो यहाँ ले लिया है अल्फा एल डेल्टा टी या माइनस डेल्टा एल, ये स्ट्रेस इसमें डेवलप करेगा। इसमें और कुछ खास बात नहीं है, इसको आराम से आप समझिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। पता है कि स्टील रोड ऑफ लेंथ 6 मीटर, स्टील रोड ऑफ लेंथ 6 मीटर, समझिए लेंथ कितना है इसका 6 मीटर एंड डायमीटर 20 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 mm बराबर 10 के पावर माइनस 2 मीटर। Is fixed between two rigid supports. Determine the stress in the road when the temperature increases by 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को कितना से इंक्रीज किया 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। If ends do not yield, ठीक है, पाई का वैल्यू दे दिया, पाई का वैल्यू कितना है 10 मॉड्यूलस 2 into 10 to the power 6, 2 into 10 to the power 6 kg पर सेंटीमीटर। ये हमारा kg है ना, तो 10 मल्टीप्लाई करिए न्यूटन में आ जाएगा 10 के पावर 7 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये 10 के पावर माइनस 2 उसका स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 10 के पावर 11 मीटर। ये हमारा अल्फा का वैल्यू 12 गुने 10 के पावर माइनस, अल्फा का वैल्यू क्या है 12 गुने 10 के पावर माइनस 6। ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर पता है कि ये ऐसे फिक्स है। और पार्ट ए में कहता है कि स्ट्रेस निकालिए इफ द एंड्स डू नॉट इक्वल, कहने का मतलब तब स्ट्रेस इसमें कितना डेवलप करेगा जब ये जो वॉल है दोनों तरफ या जो सपोर्ट है ये बिल्कुल फिक्स हो अपने पोजीशन पर, मतलब इसका लेंथ 6 मीटर का 6 मीटर है। एक्चुअल में इसका एक्सपेंशन कितना होना चाहिए था अभी बताएं, डेल्टा एल बराबर क्या होगा बेटा अल्फा एल डेल्टा, अल्फा कहाँ गया, ये हम 12 गुने 10 के पावर माइनस एल 6 मीटर, डेल्टा टी है तो हमारा 12 6 72 गुने 80 72 गुने 80 0 0 8 में 16 कुछ होगा 0 8 में 16 कुछ हो, बाकी 156 और ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा 5.76 10 के पावर 3 6 में से 3 या माइनस 3 मीटर इतना का एक्सपेंशन इसमें होता। लेकिन चूंकि दोनों तरफ फिक्स है तो एक्सपेंशन इतना नहीं हो, तो स्ट्रेस जो हमारा हो जाएगा बाई इंटू यही डेल्टा एल, अच्छा ये तो लिखने का इतना जरूरत नहीं है, बाई इंटू
डेल्टा एल के जगह पर अल्फा एल डेल्टा टी लिखेंगे, ए एल खत्म, तो अल्फा सीधा डेल्टा टी इसी में बाई का वैल्यू कितना बेटा 2 गुने 10 के पावर 11, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 12 गुने 10 के पावर, ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 12 गुने 10 के पावर -6 बाई अल्फा आई इंटू 80, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही हमारा स्ट्रेस डेवलप करेगा। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 12 गुना 24 गुने 80, 24 इंटू 18, 11 में से 6 गया 10 के पावर 5, 24 अठी 20 से 192 10 के पावर 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.92 10 के पावर 8 मीटर, इतना का स्ट्रेस डेवलप करेगा। बेटा अब सेकंड केस में कहता है कि अगर द एंड्स इल्ड बाय 1 mm, मतलब अगर ये 1 mm से एक्सपेंड कर गया तब स्ट्रेस कितना डेवलप करेगा। तो डेल्टा एल हमारा कितना आया, इतना है, इसमें से 1 mm को घटा देंगे तो माइनस क्या कर देंगे 1 गुने 10 के पावर -2 बराबर 4.76 गुने 10 के पावर माइनस, क्लियर है हम। इसमें से इसको घटा दिए तो एक्सपेंशन इतना होता, लेकिन हुआ नहीं, तो उसी के कारण स्ट्रेस डेवलप किया। तो पार्ट बी में हमारा जो स्ट्रेस हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बटा एल, तो बाई अल्फा बाई अल्फा स्ट्रेस जो डेवलप करेगा, बाई तो लिखेंगे 2 गुने 10 के पावर 11, अपने अब डेल्टा एल लेना पड़ेगा। डेल्टा एल हमारा कितना है 4.76 गुने 10 के पावर बाई डेल्टा एल, बाई एल क्या बाई एल, कैपिटल एल 6, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 हो जाएगा 4.76 बाई 3 10 के पावर 8 मीटर, ये हो जाएगा। बस इसमें क्या हो गया, मतलब इसको इस तरह से समझिए कि दीवार को 1 mm आगे खिसका दिए, ये 1 mm का इसके बीच में क्या हो गया, गैप हो गया, ठीक है। तब कितना स्ट्रेस डेवलप करेगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, इस तरह के सवाल को कैसे टैकल करना है, ठीक है। अब इस टॉपिक में कुछ बचा तो नहीं है, इलास्टिक हिस्टेरेसिस ये बता दिया, हालांकि वो पढ़ने का तो आप लोगों को जरूरत नहीं है, आता होता नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है 12th में आए। और अब तो कुछ ऐसा नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताई थी, तो कुछ 2-4 सवाल और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2-4 सवाल और ले लेते हैं। क्लास में नहीं टूटा, नेक्स्ट क्लास में अब सवाल है, ठीक है। गर्मी इतना अधिक है कि कुछ कहने का ज़्यादा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।